साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के प्रथम पाठ हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविता आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका आज हमने पहला भाग हम यहाँ ले रहे हैं, जिसमें हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इसके बाद हम जो आत्म परिचय कविता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का अनुवाद देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ इनका जन्म? इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म संबंध भी इलाहाबाद से ही है। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद जो प्रेम और मस्ती का काव्य है, हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, उसमें भी इन्होंने हालावादी दर्शन को अपनाया है। आगे देखेंगे इनके जीवन के बारे में। इनकी रचनाओं पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है। इनकी रचनाओं पर उमर खय्याम, जो एक फारसी मध्य युग के फारसी कवि हैं, उमर खय्याम, उनकी रुबाइयों का प्रभाव है। रुबाई छंद में ही उमर खय्याम लिखते थे। और हरिवंश राय बच्चन की भी जो रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचनाएं रुबाई छंद में हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला रुबाई छंद में लिखी गई है। यहाँ तक कि आपका जो ये पाठ है आत्म परिचय, जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के बारे में बताने की कोशिश की है कि मेरा जीवन किस प्रकार का है, और यह पाठ भी रुबाई छंद में ही लिखा हुआ है। रुबाई छंद एक उर्दू का छंद है और इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र रहती है। और इसके बाद देखेंगे हिंदी साहित्य में इन्हें प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई। हिंदी साहित्य में इन्हें प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से देखेंगे एक रचना है इनकी तेरा हार, 1932 में लिखी गई। ये इनका पहला काव्य संग्रह है तेरा हार। तेरा हार इनका पहला काव्य संग्रह है। अगर हमें पूछ लिया जाए पहला कौन सा है तो तेरा हार। इसके बाद में है मधुशाला, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है इनकी। और मधुशाला का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। और मधुशाला जो रचना है वो बच्चन साहब का पर्याय बन चुकी है। मधुशाला जब नाम लेते हैं तो हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन जब नाम लेते हैं तो मधुशाला एक दूसरे से संबंधित हो गई, हमारे लिए एक पर्याय बन गई है। मधुशाला रचना बहुत ही सुंदर गेय शैली में लिखी गई एक रचना है। और इसके बहुत सारे यूट्यूब पर भी इसके वीडियोज़ हैं, और इस रचना को बहुत से लोगों ने पढ़ा है और इसको समझा है। इसके बाद में इनकी और रचनाएं देखेंगे हम। मधुशाला के बाद से मधुबाला, फिर मधुकलश। तो तीनों देखो मधु से संबंधित तीनों ही रचनाएं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, तीनों ही हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद देखेंगे निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी। एकांत संगीत। एक है आकुल अंतर। आकुल अंतर जो इनकी रचना है वो एक मुस्लिम लड़की थी तालिबुद्दीन, इससे विवाह न होने पर इन्होंने लिखी। तो तालिबुद्दीन से विवाह करना चाहते थे, और इसके बाद तालिबुद्दीन से इनका विवाह नहीं हो पाया, तो इन्होंने उसके बाद ही ये रचना लिखी आकुल अंतर। इसके बाद एक इनकी रचना है मिलन यामिनी, जो 1950 में लिखी गई। मिलन यामिनी यानी मिलन की रात। इसके बाद में आगे देखेंगे आगे इनकी अन्य रचनाएं। एक रचना इनकी सतरंगिणी, एक है प्रणय पत्रिका यानी प्रेम की पत्रिका। इसके बाद है नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रचना है इनकी टूटी फूटी कड़ियाँ, टूटी फूटी कड़ियाँ, धार के इधर उधर, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, टूटती प्रतिमाओं की आवाज़, बहुत दिन बीते। ये इनकी सब प्रमुख रचनाएं हैं। सतरंगिणी, प्रणय पत्रिका, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, धार के इधर उधर,
कटती प्रतिमाओं की आवाज़, टूटती प्रतिमाओं की आवाज़, बहुत दिन बीते। इसके बाद देखेंगे अन्य रचनाएं। बुद्ध और नाच घर, खादी के फूल। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की एक महत्वपूर्ण रचना है और यह रचना इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के साथ मिलकर लिखी। सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछ भी लिया जाता है कि कौन सी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है या सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है जो संयुक्त रचना है या उन्होंने किसी के साथ मिलकर लिखी। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, किसके साथ मिलकर लिखी या कौन सी रचना है जो इनके साथ मिलकर लिखी। तो सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने मिलकर जो एक रचना लिखी वो है खादी के फूल। इसी प्रकार एक बार द्वितीय श्रेणी में प्रश्न पूछा गया कि मनु भंडारी और राजेंद्र यादव, जो राजेंद्र यादव मनु भंडारी के पति हैं, उन्होंने कौन सा उपन्यास मिलकर लिखा। तो ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है और उसका उत्तर था 1 इंच मुस्कान। इसी तरह से ये प्रश्न भी हो सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाए। इसके बाद में देखेंगे त्रिभंगिमा, सूत की माला, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 4 खेमे 64 खूंटे, ये 64 कविताओं का संग्रह है। 4 खेमे 64 खूंटे। और इसके बाद में एक इनकी रचना है दो चट्टानें। दो चट्टानें रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि दो चट्टानें रचना के लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अभी कक्षा 12 में कुछ छोटे प्रश्नों का भी है कि छोटे जो हैं 1-1 नंबर के प्रश्न भी आएंगे। हो सकता है वहाँ सीधा भी इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दो चट्टानें रचना के लिए हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इसके बाद में एक रचना इनकी जाल समेटा, ये 1973 में लिखी गई और ये इनकी अंतिम रचना है। जाल समेटा यानी इन्होंने अपनी रचनाओं का जाल समेट लिया। इसके बाद में इनकी आत्मकथा की बात करने वाले हैं कि इनकी आत्मकथा है वो क्या है। इनकी आत्मकथा जो है वो 4 खंडों में विभक्त है। यह प्रश्न भी एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी में पूछ लिया गया कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में लिखी गई है। तो 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। जैसे जैसे इनका जीवन निकला, जो जो बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार इन्होंने अपनी आत्मकथा के नाम भी रखे। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इस प्रकार 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। इसके बाद में आगे देखेंगे इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए, अंग्रेजी से कुछ रचनाओं के अनुवाद किए। तो एक अनुवाद है इन्होंने हेमलेट का किया। हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ, इन 3 रचनाओं का इन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद किया। हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। इसके बाद इन्होंने इनकी एक डायरी भी चलती है और उस डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी। डायरी लेखन, डायरी भी एक हिंदी में एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन की जो डायरी है वो प्रवासी की डायरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद इनका जो जितना भी साहित्य है, इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। यह भी हमें ध्यान रखना है कि पूरी जो रचना है, पूरा जो साहित्य है वो किस नाम से है, बच्चन ग्रंथावली। और उसके खंड कितने हैं, 10 खंडों में विभक्त है। इन्हें 1966 में राज्यसभा के लिए भी राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था। राज्यसभा में जो 12 सदस्य चुनते हैं, उनमें से जो सदस्य साहित्य से संबंधित होते हैं उनको भी उसमें लेते हैं। तो उनमें इनको एक बार 1966 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। और इसके बाद इनके बारे में देखेंगे कि इन्हें एक पद्म भूषण, जो 3 पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है जो आपके पाठ में ही लिखी हुई है, पाठ के परिचय में ही, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि हमें एक बार रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते के बारे में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। अर्थात हम जिस भी रास्ते चल रहे हैं उसकी जानकारी लें। ये केवल रास्ते से ही संबंधित नहीं है, हमारे जीवन से भी संबंधित है। हम जीवन में भी जिस तरफ जाना चाह रहे हैं उसके बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।